तो गुड मॉर्निंग। तो आज लास्ट क्लास है बीसीके का, चैप्टर 5। तो अभी तक हमने पढ़ा बिजनेस के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने कुछ कंपनीज को एनालाइज किया था, फिर हमने कुछ टर्म्स जाने थे। तो आज जो हम क्लास करने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस को। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? फाइनेंस चाहिए होगा, मार्केट चाहिए होगा, हाँ ये चाहिए होगा। वो कंट्री में जिसमें वो ऑपरेट कर रहा होगा वहां पे जो सिस्टम कैसा है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है, ये सब चीज जानना जरूरत होगा ना। ये सब अगर अच्छा होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। मान लीजिए शुभम और साहिल, शुभम और साहिल प्लान कर रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने का। शुभम ने प्लान किया कि मैं पाकिस्तान में बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और साहिल ने प्लान किया इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ठीक है। पाकिस्तान का हम सबको पता है कि उनका कंट्री का स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे है। तो शुभम ने बोला नहीं है यार, ये कंट्री अच्छा है, यहाँ पे टेररिज्म का फंड बहुत अच्छा आता है, तो हमारे पास बहुत अच्छा सेल होगा। और साहिल ने इंडिया में बनाया था। तो आप ओवर एक आइडिया लीजिए और बताइए कि कहाँ पे बिजनेस का सेल ज्यादा होगा, फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा होगा, और किसके पास प्रॉफिट। चलिए एक कोई नहीं नहीं, लीगल बिजनेस पकड़ते हैं। हाँ, टी शर्ट्स। हाँ, आई लव पाकिस्तान और ये आई लव इंडिया। चलिए, यहाँ पे शुभम ने बनाया आई लव पाकिस्तान और इसने बनाया आई लव इंडिया वाले टी शर्ट्स। शुभम पाकिस्तान है ना क्या? नहीं, इंडिया में ये सब करेगा मार खाएगा। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर ये कंट्री का लीगल सिस्टम अच्छा नहीं है, उसका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा नहीं है, तो बिजनेस फैसिलिटेट नहीं होगा। आप दोनों का जीडीपी उठा के देख लो, दोनों उसी टाइम, मतलब हम लोग को इंडिपेंडेंस साथ साथ में मिला था, एक दिन आगे पीछे था। लेकिन आप देख लो कि इंडिया कहाँ पे आ गया और पाकिस्तान कहाँ पे रह गया। ये है उनका फाइनेंशियल सिस्टम, उनका लीगल सिस्टम कैसे है, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने होंगे जो ये काम को फैसिलिटेट करते होंगे। इंडिया में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान में नहीं है? जमीन ही है सब जगह, दोनों सेम ही जगह है, सेम ही कंट्री थे पहले। लेकिन जब डिफरेंस आया, स्टार्ट हुआ ये डिवीजन, तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को इतना ग्रोथ मिला और वहां पे ये ग्रोथ नहीं मिला? तो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है 1991। ये ईयर 1991 का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का। आपको पता है 1991 में क्या हुआ था? हमने वो एलपीजी पढ़ा था, याद है आपको? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, या फिर जीपीएल, वही मतलब एलपीजी या जीपीएल उसको बोलते हैं। तो 1991 में ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में इंडिया ने अपने इकोनॉमी को खोल दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन, लिबरल होना मतलब क्या? अभी वो तो मैंने ही बता दिया। लिबरल होना मतलब हुआ क्या वहां पे? पहले लाइसेंस राज था, ठीक है। तो जब लिबरलाइजेशन आया, इंडिया ने बोला कि कोई भी आके परमिट्स ले सकता है और इंडिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फिर प्राइवेटाइजेशन मतलब कुछ सेक्टर्स को खोल दिया गया कि प्राइवेट एंटिटीज भी आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये रेलवेज खोल दिया कि रिलायंस इन्वेस्ट कर सकता है। फिर ग्लोबलाइजेशन में मतलब अपना इकोनॉमी को ग्लोबल कर देना, कि ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करना। अब ये तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे जो सपोर्ट करेंगे और देखते रहेंगे कि कहीं कोई इसको मिस यूटिलाइज नहीं कर ले। जैसे मान लीजिए इंडिया ने बोल दिया कि हम फॉरेन फंडिंग, कंपनीज को अलाउड है फॉरेन फंडिंग उठा सकते हैं। एफडीआई, हमने पढ़ा था ना, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब कि फॉरेन से डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बात किया था, एग्जांपल लिया था किसका? फोन पे का। क्लास में लिया था ना हमने एग्जांपल फोन पे का। तो फॉरेन से डायरेक्टली वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। लेकिन अब मान लो हमने डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर को हमने एफडीआई 100% लिमिट दे दिया। अब कोई चाइना की कंपनी ने इंडिया के डिफेंस सेक्टर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। कंपनीज में ना आप शेयर्स खरीदते हो तो आपको एक वोटिंग राइट मिलता है। आपको पता है कंपनीज में आप जब शेयर्स खरीदते हो आपको वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट मतलब आप बता सकते हो मैनेजमेंट को क्या कि क्या करना है। हाँ,
आपके पास वो हक है, आप वोट कर सकते हो कि ये काम होएगा या ये काम नहीं होएगा, ये आपके पास राइट होता है। तो मान लीजिए चाइना की किसी कंपनी ने इंडिया के मतलब डिफेंस वाले कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया और 100% वोटिंग रेट उनके पास ही है, बहुत पैसा था उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, 100% वोटिंग रेट उनके पास ही है। अब वो बोल रहे हैं, मतलब वो जिनके पास वोटिंग राइट है, चाइना वाले बोल रहे हैं कि आप ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस छोड़ दीजिए, आप ये कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए, और राइट तो उनके पास ही है, वो डिसॉल्व भी कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि यार ये कंपनी बंद कर दो, ये कंपनी काम की नहीं है, और तो यहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रुक गया, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन यहाँ पे रुक गया, और उतने में उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया इंडिया पे, तो ऐसे तो हम बुरे फंस गए। कोई लिमिट नहीं, इसके लिए और दूसरी चीजें हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ, अभी आज आया उस पर आएंगे। इस रीजन की वजह से कुछ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए जो ये चीजों को रेगुलेट करेंगे, या फिर जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गया, स्टॉक मार्केट में आपको पता है मतलब आप मार्जिन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। पता है मार्जिन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपने अपने ब्रोकर को बोला कि देखो यार मेरे पास 100 रुपए है, मैं ट्रेडिंग लेकिन 500 रुपए का करना चाहता हूँ, मैं खरीदना 500 रुपए का करना चाहता हूँ, और आपने ब्रोकर को बोला कि देखो मैं 100 रुपए दे देता हूँ, 400 रुपया आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं उससे ये ट्रेड करूंगा, ठीक। तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको मार्जिन दे देते हैं, इसके वजह से एक्सेसिव स्पेकुलेशन हो सकता है। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, आपने इन्वेस्ट लगा दिया, अब उसी दिन वो शेयर का प्राइस 40% गिर गया, आपने 500 का खरीदा था, उसका 40% प्राइस गिर गया, तो लॉस कितना हुआ? 200। आपने कितना पैसा दिया था? 100 रुपए का आप लॉस में चल रहे हो, आप अगले दिन छोड़ के चले गए, वो ब्रोकर आपको ट्रेस नहीं कर सकता, ये नुकसान फिर किसको भरना पड़ेगा? ब्रोकर को, ब्रोकर तो फंस गया बेचारा। ऐसे फिर वो ब्रोकरेज जो कंपनीज है वो सब तो डूब जाएंगे, और यूएसए में ऐसे बहुत सारा केसेस हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने सेबी को बोला कि भैया आप ये रेगुलेट करो। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो फैसिलिटेट करते हैं बिजनेस को। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फंडिंग वाले, एक होते हैं नॉन फंडिंग वाले। फंडिंग बेस में हम पढ़ने वाले हैं नाबार्ड, सुना हुआ है आपने? नाबार्ड, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। आपने भुवनेश्वर आप गए हो तो, हाँ जयदेव बिहार में उनका ऑफिस है। तो ये क्या करते हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये उनका काम होता है नाबार्ड का। और उसके बाद में कुछ नॉन फंडिंग बेस्ड इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे आरबीआई हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सीसीआई, अभी रिसेंटली बहुत टॉक्स में था, तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे क्यों हुआ था। उसके बाद में पीछे बोल देते हो, और एक हम पढ़ने वाले हैं सेबी, ठीक है। सेबी भी अभी बहुत ज्यादा टॉक्स में था, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था, तो उन्होंने अभी, आप अगर रिसेंटली न्यूज देखोगे तो उन्होंने वापस वो मार्जिन को कम कर दिया, उन्होंने बोला कि यार अब और ज्यादा पैसे आपको लगाने पड़ेंगे सो दैट आप ट्रेड कर सको। तो इसीलिए वो स्पेकुलेशन को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था अभी रिसेंट डेज में, इस रीजन की वजह से उन्होंने बोला कि यार ब्रोकरेज लिमिट्स को और कम करना पड़ेगा, आप मार्जिन और कम दे सकते हो। तो सेबी भी अभी बहुत ज्यादा टॉक्स में थे। तो ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनका काम क्या है, इनका बॉडी कैसे बनता है, मतलब जो फंक्शनिंग बॉडी है उसको कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आपने हर्षद मेहता वाला वो पूरा सीरीज देखा हुआ है? पूरा सीरीज देखा हुआ है? पूरा सीरीज पक्का देखा हुआ है? लास्ट में जब सुचेता दलाल, एकदम वो लास्ट वाले पार्ट में, आपको पता है सेबी इंटरवीन करती है बीच में, सुना है आपने? एक काला सा होके बंदा होता है, साउथ इंडियन होता है, सेबी इंटरवीन करती है बीच में, वो बोलते हैं कि सेबी के पास कुछ पावर ही नहीं है। उस टाइम के बाद से सेबी को बहुत ज्यादा पावर्स दिए गए, उसके बाद में सेबी को बहुत ज्यादा पावर्स दिए गए। तो अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा हर्षद मेहता वाले स्टोरी में, तो वहां पे उन्होंने एक डायलॉग भी था कि सेबी के पास कुछ पावर ही नहीं है, जब किसी ने उससे पूछा था, शायद सुचेता दलाल थी, हाँ, तो उन्होंने बोला कि सेबी के पास कुछ पावर्स ही नहीं है, सेबी बस एक नाम का बॉडी बाहर बना दिया, लेकिन अंदर उसके पास कुछ पावर्स नहीं है। हाँ, तो उसके बाद में उनको बहुत ज्यादा पावर्स मिल गया, अब तो सेबी के पास बहुत ज्यादा पावर्स है, ठीक है। तो हर्षद मेहता वाले स्टोरी से बहुत सारी चीजें लिंक्ड है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था ना।
सबसे पहले एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस ईड्स टू ट्रेड। एक बार कुछ मत लिखिए, सुन लीजिए, उसके बाद में लिखिएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया इसमें? एक मिनट अभी मत लिखिए, सुन लीजिए, फिर कॉपी गंदा हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस जो अभी हमने पढ़ा, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सब ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस है। अब मान लीजिए आरबीआई चाहती है कि जो बिजनेस पीपल हैं उनके पास फंड्स पहुंचे सो दैट वो ज्यादा बिजनेस कर सके और इंडिया को ग्रो कर सके। ठीक है, आरबीआई यही चाहती है। आरबीआई के हर एक बिजनेस हाउस के पास जाके उसको बोले कि यार पैसा ले लो, बैंक से लोन ले लो। आरबीआई तो डायरेक्टली लोन भी इशू नहीं कर सकती। आप कभी आरबीआई ने ऐड देखा, आपने आरबीआई का ऐड देखा कि यार इतना इंटरेस्ट में लोन ले लो, ऐसा कभी करती है आरबीआई? नहीं करती है ना। तो आरबीआई का ये काम ही नहीं है। तो आरबीआई सिर्फ फैसिलिटेट करती है कि आप, लेकिन फिर भी आरबीआई कंट्रोल कर सकती है कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं। आरबीआई के पास ये कंट्रोल जरूर है, लेकिन वो डायरेक्टली इशू नहीं करती। तो आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करती है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करती है, इनडायरेक्टली आपको लोन दिलवाती है वो। एट टू ट्रेड मतलब आपको बिजनेस के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए आपको। तो इसके लिए कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए बैंक्स हो गए, उसके अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, या फिर जो पेमेंट गेटवेज हो गए जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे वगैरह पेमेंट गेटवेज हो गए, ये सब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स में आते हैं। ये डायरेक्टली टच रहते हैं एंड यूजर्स के साथ या बिजनेसेस के साथ। तो आरबीआई इनको रेगुलेट करती है और इनके थ्रू आपको बिजनेस मिलता है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है बस बताने के लिए कि कैसे इनडायरेक्टली आरबीआई आपके फंड्स को कंट्रोल करती है। डायरेक्टली वो फैसिलिटेट नहीं कर सकती है, इनडायरेक्टली जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं उनको कंट्रोल करती है, उसके अकॉर्डिंग आप कंट्रोल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। और इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। अब आप इसको नोट कर लीजिए। और ये बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम को हाईलाइट कर लीजिएगा। हो गया क्या? हो गया है ना? फिर उसके नीचे एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का था ना, वो नोट लिख लेता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, ये ईयर को हाईलाइट कर लीजिएगा, 1991 को, नोन एज एलपीजी और जीपीएल, गोकुलधाम प्रीमियर लीग, हेल्प इन द डेवलपमेंट
ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर्स इन इंडिया, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर्स इन इंडिया। ठीक, नोट कर लिया आपने? चलिए, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आरबीआई। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है आरबीआई। आरबीआई को बैंक का बैंक बोला जाता है, बैंकर्स बैंक बोला जाता है उसको। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्या है उनके पास, ऐसा क्या स्पेशल पावर है जो और बाकी बैंक्स के पास नहीं है? बैंक्स तो लोन इशू करती है, चलिए एक पॉइंट मिल गया। और मैनेजमेंट वो करते हैं, ठीक है। किसका मैनेजमेंट करते हैं? सारे बैंक्स का मैनेजमेंट वो करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? कितना इंटरेस्ट किसको? किसको मतलब बैंक्स का? बैंक्स टू पब्लिक भी आरबीआई कंट्रोल कर लेती है, कैसे? आरबीआई फिक्स कर देती है। अच्छा, सुनो सुनो, चलो चलो, आपको मान लो आपको एक होम लोन लेना है, आप जाके बात करते हो कोटक से, एसबीआई से और एचडीएफसी से, सब अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं यार, कैसे? ऐसे लेकिन आपने बोला वो तो आरबीआई मैनेज कर लेती है, लेकिन फिर हर जगह अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, फिर तो इतने बैंक की जरूरत ही नहीं थी, एक बैंक बना देते और वही काम कर लेता। चलिए ठीक है, और कुछ पॉइंट, और आरबीआई क्या करता होगा? आपके पॉकेट में नोट है क्या? कोई नोट है? वो मेन चीज आप भूल ही गए। हाँ, वो तो पता होना चाहिए ना। देखा हमने नोट पीछे आरबीआई इशू करती है, आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है वहां पे, ऑटोग्राफ दे के रखता है। कितना भाग्यशाली वो इंसान, नोट वोट पे, हर नोट पे उसका साइन है। ठीक है, तो ये सब काम है आरबीआई का। आरबीआई एक फंक्शन हो गया, ये नोट्स इशू करती है, मतलब करेंसी इशू करती है। उसके अंदर आरबीआई का काम हो गया, ये बैंकर का बैंक है। इसका मतलब हुआ कि ये बैंक्स को लोन देती है, बैंक्स को रेगुलेट करती है, उनके ऑपरेशंस को मैनेज करती है, ये बैंकर का बैंक बोला जाता है। ये एडवाइजर है गवर्नमेंट को। आपने कभी जीएसटी पेमेंट वगैरह किया है कभी, या कभी देखा है कि जीएसटी पेमेंट हो रहा है? हाँ, तो अगर आपने देखा होगा पेमेंट आरबीआई को करते, तो गवर्नमेंट के जो सारे कलेक्शन होते हैं ना वो आरबीआई को जाते। आज नोटिस कीजिएगा, जीएसटी पेमेंट कर रहे हो, इनकम टैक्स का पेमेंट होता है, कभी किसी का पेमेंट हो रहा होगा देखिएगा, सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का बैंक है वो। ठीक है, अब वो सारा पैसा आप देखना गवर्नमेंट के पास मतलब आरबीआई के पास जा रहा होगा। उसके बाद में जो आप मॉनिटरी, आपने कभी देखा है वो रिसेंटली न्यूज में आता है, वो रेपो रेट चेंज करते हैं या रेपो रेट अनचेंज। अगर आप मनी कंट्रोल या फॉलो करते हो तो आरबीआई का हमेशा कोई मीटिंग जब होता है तो बहुत ज्यादा हाइप्ड रहता है मार्केट, तो वो डिसाइड करता है रेपो रेट कौन कितना रहेगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था, क्या क्या होता है? तो ये क्या रेट है, रेपो या रिवर्स? ठीक है, रेपो रेट मतलब आरबीआई जो लोन देगा बैंक्स को, तो क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब बैंक्स के पास कुछ कैश है, वो आरबीआई के पास रखना चाहता है, तो वो कुछ कैश आरबीआई को दे देते हैं, तो आरबीआई उस पर क्या इंटरेस्ट रेट देगा उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज। आपको पता है जब ये 1991 हुआ था, मतलब ये इकोनॉमिक पॉलिसी से जस्ट पहले, हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो थे बहुत बहुत ज्यादा ही मिनिमम थे, बहुत ज्यादा मिनिमम थे, मतलब हम एकदम एक्सटिंक्ट होने के स्टेज में आ गए थे, इतना खराब हालत हो गया था। लेकिन जब से ये 1991 वाला इकोनॉमिक पॉलिसी आया, उसके बाद में हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत ह्यूज बिल्डअप हुए। तो ये सारा चीज आरबीआई मैनेज करता है,
आरबीआई मैनेज करता है कि फॉरेन रिजर्व्स कैसे रहेंगे। और एक चीज मान लीजिएगा कि आप कुछ चीजें एक्सपोर्ट करते हैं या कोई सर्विस आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट मतलब इंडिया में मंगाते हैं। चलिए मान लीजिए आप बाहर भेज रहे हैं, आपने बिल किया था $100। जिस दिन आपने बिल किया उस दिन प्राइस था ₹75 इज इक्वल्स टू $1। तो आपको पता चल गया मुझे 7500 रुपीज मिलने वाले, ये रुपीज इन मिलियन से, ठीक है, अमाउंट इन मिलियन से। आपको उस दिन पता चल गया मुझे 7500 मिलने वाले। फिर क्या हुआ, अगले दिन आपने जब देखा, जब जिस दिन पेमेंट मिलने वाला था उस दिन रेट हो गया 68। अब आपको मिलेंगे कितने एक्चुअल में, वो आपको $100 ही देगा, आप उसको बेचोगे तो आपको 6800 ही मिलेगा। आपने लेकिन सेल किया था 7500 के वैल्यू में, हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं ना। अब ये इतना जो फ्लक्चुएशन है ना, ये फ्लक्चुएशन मतलब कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है। ये अगर इतना फ्लक्चुएशन होगा फिर तो भैया हम एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं। क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, यहीं पे ऐसे नुकसान हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो ये रिजर्व मेंटेन करके रखता है आरबीआई। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बीच में अगर आपने नोटिस किया होगा 2 साल पहले बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो गया था, तो आरबीआई को स्टेप इन करना पड़ा और उनको कंट्रोल करना पड़ा। हाँ ठीक है, है ना बहुत सारी जगह, नेपाल में चले जाओ, नेपाल इंडोनेशिया ये सब में है। लेकिन उससे क्या करना है आपको, वो वहां पे वैल्यू फिर अकॉर्डिंगली वैसा है। वेनेजुएला में चले जाओ, बहुत सारे, ₹1 देना उनको, बहुत सारा आपको मिल जाएगा वेनेजुएला करेंसी, लेकिन वहां पे वर्थ नहीं है उसका, ठीक है। तो ये सब काम आरबीआई करता है, इसको रेगुलेट करना। अब आरबीआई और एक चीज काम करता है, जो आपने बोला ना बैंक्स पब्लिक को जो लोन देते हैं, आरबीआई इसको कंट्रोल करना चाहता है, और ये आरबीआई कंट्रोल करता भी है कि पब्लिक को कौन से इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। अब इसके लिए आरबीआई क्या करते हैं, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, तो बताइए आप बैंक जो आपको लोन देंगे ज्यादा रेट में देंगे या कम रेट में देंगे, ज्यादा रेट में देंगे, उनका कॉस्ट बढ़ गया, उनके लिए रेपो रेट तो कॉस्ट है, तो वो ज्यादा रेट में आपको देंगे। अब मान लीजिए, चलिए पहले आपको 2 टर्म्स बताना पड़ेगा, SLR और CRR, सुना है आपने कभी? SLR CRR क्या होता है, क्या होता है CRR? कैश रिजर्व रेशियो, और SLR होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब बैंक का काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना और लोन देना। बैंक का काम तो यही होता है ना, आप वो फिक्स डिपॉजिट बैंक में करा सकते हो, आप लोन मतलब सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हो पैसा, अपने करंट अकाउंट में पैसा रख सकते हो, वो आप जो पैसा देते हो वो आपके डिपॉजिट में रहता है, तो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है। तो SLR और CRR भी मेजर्स है जो आरबीआई यूज करती है कंट्रोल करने के लिए कि कितना पैसा जा रहा है मार्केट में। तो मान लीजिए, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ SLR होता क्या। बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका कुछ परसेंटेज बोला जाता है कि आपको लिक्विड फॉर्म में रखना है। लिक्विड फॉर्म में मतलब बैंक को बोला जाता है कि हाँ आप कैश में रखो, आप गोल्ड में रखो, जो आप हाथों हाथ बेच सकते हो। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि इन केस ऑफ, हाँ किसी को अगर डिपॉजिट निकालना है बहुत बड़ा अमाउंट, बैंक पैसा कहाँ से लेके आएगा, इसीलिए बोलते हैं कि कुछ अमाउंट आप लिक्विड फॉर्म में रखिए। हाँ अभी शायद SLR चल रहा है 18% और CRR चल रहा है 4%। ये सारे बैंक्स के लिए फिक्स होता है, ठीक है। ये होता है SLR, ये बैंक्स अपने पास रखते हैं। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, उनके पास जो डिपॉजिट है उसका 4% बोलते हैं कि आप आरबीआई के पास रखिए, क्योंकि आरबीआई को भरोसा नहीं है कि बैंक से यार हमें दिखा रहे हैं कि हाँ रखा हुआ है लेकिन है नहीं एक्चुअल में, तो उन्होंने बोला 4% आप हमारे पास रखिए कैश फॉर्म में, आपका जो डिपॉजिट है उसका 4% हमारे पास रखिए कैश फॉर्म में, ठीक है। ये होता है CRR। अब मान लीजिए आरबीआई चाहती है कि जो मार्केट है वहां पे बहुत ज्यादा पैसा जाए, तो आरबीआई ये SLR CRR को कम करेगी या बढ़ाएगी, सोच के बताइएगा। वो चाहती है मार्केट में पैसा जाए, दोनों के साथ सेम काम हो, या तो बढ़ाएंगे दोनों को या दोनों को कम करेंगे।
बढ़ाएंगे। मान लीजिए बढ़ा दिया, तो बैंक्स को ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो उनके पास पैसा कम हो जाएगा ना, तो लिक्विडिटी इशू नहीं कर सकते ना, वो लिक्विडिटी उनके पास पड़ा रहेगा, बस उनको अपने पास रखना पड़ेगा। अगर ये रेट बढ़ा दिया, ये रेट अगर बढ़ा दिया, हाँ ये रिजर्व टाइप हो गया, ये इनको यूज नहीं कर सकते, इसको रखना ही है, ठीक। अगर रेट बढ़ा दिया तो बैंक के ज्यादा पैसे यहाँ पे ब्लॉक हो गए, लोन नहीं दे पाएंगे ज्यादा, तो ये रेट जब कम हो जाएगा ज्यादा लोन मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर आरबीआई चाहती है कि कम पैसे जाए, मार्केट में पैसा कम जाना चाहिए, तो रेट बढ़ा देंगे। अब ये इन्फ्लेशन मेजरमेंट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का टूल होता है। जब ज्यादा पैसे जाते हैं ना तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक। तो अगर वो चाहती है कि नहीं एक बार इन्फ्लेशन थोड़ा हेल्दी ग्रोथ चाहिए ना अपने को, इन्फ्लेशन ऐसे धड़ाम से बढ़ जाएगा तो फिर इकोनॉमी अनकंट्रोल रह जाएगा, तो वो क्या करते हैं उसको धीरे धीरे कंट्रोल करते रहते हैं। तो अब देखना वो हर मीटिंग्स में बताते हैं कि एसएलआर को थोड़ा बहुत चेंज करना है या ज्यादा चेंज करना है, अकॉर्डिंगली टू द मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहता है, ठीक है। हाँ शायद, तो वो अलग चीज हो गया, वो बैंक रिसीप्ट उनका तो स्ट्रक्चर ही अलग है। हाँ तो अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा तो एकदम अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसमें। चलिए तो अब एक बार बुक से रीड कर लेते हैं। अच्छा और एक पॉइंट, बेसिस पॉइंट्स हमने पढ़ा था, आपको पता है बेसिस पॉइंट्स क्या होता है? मान लीजिए, क्या बोल रहे हो यार, हमने रीड किया था ना चैप्टर 6 में, हमने पढ़ा था कि बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज रखा या फिर आरबीआई ने रेपो रेट को 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। तो बेसिस पॉइंट्स मतलब क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है। अब न्यूज देखना, ये बेसिस पॉइंट्स में ही न्यूज आता है। आपने न्यूज देखा है कभी आरबीआई का? क्या आप कहाँ रह रहे हो यार? देखो चेंज इन रेपो रेट, ये तो अनचेंज है यार, उन्होंने चेंज नहीं है। देखो कट डाउन द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, दिख रहे हैं? तो वो आरबीआई जब बताती है वो बेसिस पॉइंट्स में अपना ये डेटा बताती है। चलिए ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा एक टर्म, बिजनेस इंक्यूबेटर, आपको पता है बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है? इंक्यूबेटर का मतलब आपको पता है इंक्यूबेटर का मतलब क्या होता है? जो हॉस्पिटल में अगर मतलब बच्चा जन्मता है ना, तो उनको एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है, अगर उनका मतलब हाँ प्री मेच्योर या फिर उनका हेल्थ कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो उनको एक इंक्यूबेटर में रखा जाता है। ये बिजनेस इंक्यूबेटर क्या होता है? बिजनेसेस को या स्टार्टअप्स को वो कंट्रोल करते हैं या फिर उसको हेल्प करते हैं ताकि वो एक स्टेबल हो जाए या हेल्दी बन जाए, ये इंक्यूबेटर का काम होता है। जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे इंक्यूबेटर्स होते हैं, मतलब उनके साथ एक इंक्यूबेटर भी होता है, जैसे किट अपना है, किट में इंक्यूबेटर है, किट का खुद का ई सेल है और उसको इंक्यूबेटर उन्होंने बना रखा। तो ऐसे जनरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस अपने इंक्यूबेटर बन जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो वेंचर फंड्स है वो इंक्यूबेटर्स बन जाते हैं। उनका काम क्या होता है? वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस प्रोवाइड करते हैं स्टार्टअप्स को, कनेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद में मार्केटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और इसके अगेंस्ट में वो कुछ इक्विटी चार्ज कर लेते हैं। हाँ ये उनको मार्केट में उतारने के लिए हेल्प करता है, मतलब गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी डिफाइन करते हैं उनका, कि कैसे वो प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं, कैसे लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं, उनके पॉसिबल मतलब जो कनेक्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करवा देते हैं। मतलब मान लीजिए कोई बहुत अच्छे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या फिर कोई सीड फंड इन्वेस्टर्स हैं, उनके साथ ये लोग कनेक्ट करवाते हैं। ये सब काम होता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स का। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, आप अगर टच में हो तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, SISFS। तो इसमें क्या होता है, स्टार्टअप्स, हाँ स्टार्टअप्स को पैसा मिलता है थ्रू इंक्यूबेटर्स, मतलब गवर्नमेंट पैसा देगी इंक्यूबेटर्स को और इंक्यूबेटर्स पैसा देते हैं स्टार्टअप्स को। तो ये जनरल
नहीं नहीं, यहाँ पे ये सब कोई सीन नहीं होता है। अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि स्टार्टअप्स ग्रो करें उसके लिए, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। हम्म, हाँ, उसके ऊपर वो रेपो रेट का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, प्लस कुछ इक्विटी लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में वो भी इंक्यूबेटर्स के पास थे। ओयो भी इंक्यूबेटर के पास था। ओयो 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 भी इंक्यूबेटर के पास था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ऐसे सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, और बहुत सारे होते हैं। जैसे आईआईएम में भी इंक्यूबेटर है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको क्या करना होता है, मतलब जैसे आपका मान लीजिए आपका कोई कंपनी रजिस्टर हो गया, आपका आइडिया हो गया, आपको एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि ये मतलब इसका क्या क्या काम है, ये प्रोडक्ट का, हम इसको कहाँ यूज करने वाले हैं, इसका मार्केट साइज कैसा है, हमें क्या चाहिए इंक्यूबेटर से, हम क्या ऑफर करने के लिए रेडी हैं। आप ये सब बना के हर इंक्यूबेटर के पास अप्लाई करते हो। नहीं, सिर्फ फंड नहीं हुआ, सपोर्ट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या चीज? हाँ, एम्प्लॉयज वगैरह भी प्रोवाइड कर सकता है। आप मतलब कॉन्टैक्ट्स, उनके पास जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, वहां से आपको कॉन्टैक्ट, वो अलग बात हो गया। हाँ हाँ, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये थोड़ा हाइप बहुत ज्यादा है। हमारे फील्ड में यहाँ पे है नहीं कुछ ऐसा, नहीं है लेकिन। ठीक है, तो ये ऐसा ही एसएफएस, ये अभी रिसेंट उन्होंने अनाउंस किया था, बजट में ही अनाउंस किया था, और ये काम स्टार्ट हो गया। वो क्या करते हैं, ओसीडीज इशू करते हैं, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। पढ़ा हुआ है ना आपने? क्या बोल रहे हो, अकाउंट से पढ़ा हुआ है? क्या उसका टाइप भी पढ़ा हुआ है? ऑप्शनली कन्वर्टेबल मतलब जो इशू कर रहा है डिबेंचर्स, उसके पास ऑप्शन रहता है, इधर उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर उसका डेट जैसे ही रख सकता है। उसको बोलते हैं ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। और ये एक्चुअल में यूज होता है, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ ये सिर्फ पढ़ने के लिए, थ्योरी में ऐसा ही नहीं है ना। आप ही हो स्टार्टअप, आप पे काम चल रहा है, आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आप सब एक एक स्टार्टअप खोलोगे तो मेरे अंडर 6 स्टार्टअप हो जाएगा। चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना। सबसे पहले है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक सेकेंड। साहिल। सबसे पहला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमने उसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, बस हमें बुक से रीड करना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन April 1, 1935। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आता है, आईसीए को ये डेट वगैरह से क्या लगा हुआ है। ये आपको, चलो April 1, 1935 में एस्टैब्लिश हुआ, तो उससे हम क्या कर लेंगे, लेकिन उनको इसी से लगा हुआ है, ये सब पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए April 1, 1935। आरबीआई पहले प्राइवेटली ओन्ड था, लेकिन एक इतना बड़ा कंट्री का रिजर्व बैंक अगर प्राइवेटली ओन्ड होगा तो गवर्नमेंट को ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि यार ये प्राइवेटली ओन्ड नहीं होगा। उसके बाद में उन्होंने कंट्रोल गवर्नमेंट ने ले लिया, 100% गवर्नमेंट इसको ओन करके रखती है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, ओरिजिनली प्राइवेट ओन्ड, नेक्स्ट लाइन में देखिएगा ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए द आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। हाँ, और इसका ऑफिस कहाँ है, मुंबई। ये भी मुझे पता नहीं उनको एग्जाम में ये क्यों पूछना है इसका हेड ऑफिस का है, जबकि ये गूगल सर्च अवे। हाँ, और जो ये सब होता है वो सब रीजनल ऑफिस है। तो बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सिलेक्ट करेगी। अब देखिए इसका रोल क्या है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये कंट्री इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये हमने देखा कैसे डेवलप करने में हेल्प करता है, फंड्स इशू करना, गवर्नमेंट को गाइड करना कि क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहिए, हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं। जो अपना बजट आता है ना, वो आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करके आता है कि हमारे पास कितना बजट अवेलेबल है। हाँ, मतलब वो और सारा स्कीम्स भी देखना होता है ना, तो आरबीआई बस बताता है फाइनेंशियल वाला पार्ट कि हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, कितना पैसा हम स्पेंड कर सकते हैं, और कितना पैसा हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, किससे लोन ले सकते हैं, टैक्स को इतना बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी आप देख लो पेट्रोल।
नहीं, ऐसा नहीं होता। जब करेंसी इशू करते हैं ना, तो ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ करेंसी ऑटोमेटिकली मनी हम इशू करते रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यूएसए में भी उन्होंने वो कर रहे थे, करेंसी सिर्फ इशू ही करे जा रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ रिजर्व भी रखना पड़ता है। उसके बाद में आप जब करेंसी इशू करते हो, इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ जाता है, तो ये सारी चीजों को उनको कंट्रोल करके फिर वो नए इशू करते हैं करेंसी नोट्स। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कैसे वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में फंड्स कैसे, बैंक्स के थ्रू कितने फंड्स जाएंगे बिजनेस के पास, वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी, उसी बात को बार बार रिपीट करे जा रहा है। एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन इट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, तो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि देखो हमारे पास इतने फंड्स हैं, आप ये टैक्स बढ़ा सकते हो, इसको कम कर सकते हो। ये सजेशंस होता है, मैंडेटरी नहीं होता है गवर्नमेंट के पास, वो अपना सजेशंस रखते हैं, फिर गवर्नमेंट को अगर ठीक लगता है तो वो उसको अप्रूव करते हैं या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इट एक्ट्स एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू कमर्शियल बैंक्स, तो वो कमर्शियल बैंक्स को बताता है कि आप मतलब इनडायरेक्टली उनका इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करते हैं। आरबीआई कई बार एडवाइजरीज इशू करते हैं। अभी रिसेंट एडवाइजरी था, मान लीजिए कि आपका एक बैंक में करंट अकाउंट है और एक बैंक में कैश क्रेडिट अकाउंट है। कैश क्रेडिट क्या होता है आपको पता है? सीसी अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए आप दो अलग अलग बैंक्स में ये अकाउंट खोल रखे हैं, तो जनरली क्या होता था, लोग सीसी अकाउंट से सारा पैसा मतलब अपना लिमिट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लेते थे और दूसरे बैंक के करंट अकाउंट से अपना ट्रांजैक्शन रखते रहते थे। तो यहाँ पे चांसेस क्या था, एनपीओ होने का। एक बैंक के पास एनपीओ पड़ा है और एक बैंक के पास आप अच्छे से काम चला रखे हो। तो आरबीआई ने बोला ऐसे तो यार मतलब बैंकिंग सिस्टम का मजाक बना दियो। तो आरबीआई ने बोला कि अगर आपका एक बैंक में सीसी पड़ा हुआ है और एक बैंक में आपका करंट अकाउंट है, तो आपको अपना एक फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा। जिस बैंक में आपके पास करंट अकाउंट है वहां पे आपको कुछ अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा। शायद था जो लिमिट का 25% था, उन्होंने एडवाइजरी इशू किया था। तो कोई इशू नहीं, नहीं दूसरे बैंक में अगर होता है तो उन्होंने एक फिक्स डिपॉजिट का एक अमाउंट बताया था कि 25% आपको एफडी रखना पड़ेगा, सो दैट आप अपने दोनों अकाउंट्स को यूज कर सको। अदरवाइज आपको एक बैंक अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। पता चल जाएगा, आप अपना ऑडिट रिपोर्ट देते हो ना, उसमें पता चल जाएगा। हाँ, तो सीए फंसेगा, जो सीए साइन कर रहा होगा वो फंसेगा फिर। और गलत तो नहीं रहता है, और मतलब जनरली डिस्क्लोजर मिल जाता है। फिर इंडिया बीइंग एन इमर्जिंग इकोनॉमी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखता है आरबीआई। आप साइड में वो लिख लोगे क्या, शॉर्ट में पॉइंट्स लिख लो ना, ये इसके साइड में लिख लो, ये लास्ट सेकंड पॉइंट के साइड में लिख लीजिए, कीप्स इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। कीप्स इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। और एक आरबीआई क्या करती है, बैंक्स को बोलती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। वो लोग एक एडवाइजरी इशू करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इंडिया का मेजर वर्कफोर्स कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर। इंडिया का मेजर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लेकिन फिर भी हर साल आप देखते हो कि कोई रीजन में मतलब बाढ़ आ जाता है या फिर ड्रॉट आ जाता है, तो एग्रीकल्चर बहुत अफेक्ट होता है। जब जब ये इलेक्शंस होते हैं उससे पहले देखना आप, एक कॉमन चीज होता है कि हम जो फार्मर्स का लोन को माफ कर देंगे। आपने देखा है, सुना है ना? आरबीआई ने मतलब हर जगह ये बोल रखा है कि सिंस इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चर पे फोकस इकोनॉमी है, तो बैंक्स के लिए लिमिट फिक्स कर दिया है कि आपको इतना परसेंटेज लोन देना ही आपका। जैसे मान लीजिए कि आप टोटल 100% लोन दे रहे हो, उसमें से आपको 20% लोन एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स वाले को देना है, फिर 30% लोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देना है, 20% एमएसएमई को देना है। ऐसे उन्होंने एक लिमिट फिक्स कर रखा है, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। हाँ ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बोलते हैं उसको। तो ये बैंक्स ने, आरबीआई ने फिक्स कर रखा है। होम लोन के अलग उन्होंने बना रखा है, फिर एक सेग्रीगेट किया हुआ है कंपोनेंट। नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि सब माफ हो जाए, वो डिपेंड करता है। जैसे कोई पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे ड्रॉट आया हुआ है वहां पे माफ करते हैं, ऐसे हर जगह माफ नहीं करते। ऐसा तो फिर इंडिया ही डूब जाएगा, ऐसे फिर हम ये सब छोड़ के फार्मर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता।
लेकिन एक मुद्दा जरूर रहता है, और कई बार तो वो उससे प्रॉमिस करते हैं बाद में कहीं, क्योंकि आरबीआई का परमिशन लेना होता है, ये तो सिर्फ वो फेक प्रोमिस डाल देते हैं। हाँ, आरबीआई का ये काम ही नहीं है ना। अंडरलाइन कर लीजिए, प्रायोरिटी सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसको अंडरलाइन करके नीचे लिख दीजिएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रोटेक्ट द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता है गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज इशू करती है, उसको हम गिल्ट सिक्योरिटीज बोलते हैं, GILT। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, और गवर्नमेंट जनरली डेट मार्केट में इशू करती है फंड्स। आपने हर्षद मेहता में अगर देखा होगा, उसने बताया कि डेट मार्केट का तो वॉल्यूम मतलब स्टॉक एक्सचेंज से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। आपने फिर क्या देखा है, उसने तो पूरा वो जो, आप वापस जाके देखिएगा, मेन मतलब ये जो वो कर पाए, वो मेन मनी मार्केट वाले इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही हो पाया, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं था। वो क्या करते थे, एक बार मैं बस आपको एक इसमें बता देता हूँ। हाँ, वो तो बहुत सारे बैंक करते थे। वो क्या करते थे, मनी मार्केट से मतलब बैंक्स, हाँ वहां से पैसा उठा आ जाता था। 7 डेज का उनके पास पीरियड रहता था, जो जब ये 7 दिन ये पैसे उनके बैंक अकाउंट में रहते थे, उस टाइम वो इन्वेस्ट करते थे। हाँ, और सिंस ये फ्लो कंटिन्यूस था, तो उनके पास तो पैसे हमेशा रहते थे, और ये पैसा जब स्टॉक एक्सचेंजेस में इतना फ्लो होता था, तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइसेस तो बूम होंगे ही। मान लीजिए कि एक बहुत मेजर चंक बाय किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइसेस इंक्रीज होंगे। बस इस रीजन की वजह से ये वहां पे उनके प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे थे, इसीलिए तो उन्होंने बोला। वो अलाउड नहीं था ना उनको, अलाउड ही नहीं था। और फिर ये क्या कर रहे थे, मतलब आप खरीद लिए हो, मार्केट में सप्लाई ही नहीं है, और आप प्राइसेस को इन्फ्लेट करे जा रहे हो, ये भी अलाउड नहीं था। ये सब रीजंस की वजह से उनको जो भी हुआ उनके साथ, बस। तो वो पैसा अपने लिए यूज कर रहे थे, वो अलाउड नहीं था, प्लस फिर वो पैसा को यूज करके स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी मना था बिल्कुल। चलिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो डेट मार्केट बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैल्यू कम नहीं हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जब सिक्योरिटीज इशू करती है और अगर उसका वैल्यू कम हो गया, तो लोगों का गवर्नमेंट से ट्रस्ट हट जाएगा। तो आरबीआई का काम होता है इसको मैनेज करके रखना, सो दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का वैल्यू कम नहीं हो जाए, नहीं तो गवर्नमेंट का इमेज पे इमेज टार्निश हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को माना जाता है सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर वहां पे वैल्यू सही नहीं है, तो लोगों का इन्वेस्टमेंट से भरोसा उठ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो ये अभी रोल पढ़ रहे थे, उसके अंदर फंक्शंस, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्ट ऑल जनरल बैंकिंग बिजनेस, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ट्रांजैक्ट ऑल जनरल बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इट एक्सेप्ट्स मनी ऑन अकाउंट ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड मेक्स पेमेंट, मैनेजेस पब्लिक डेट, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर थर्ड पॉइंट में इट ऑल्सो सेल्स ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स होता है वही जो सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई ऑल्सो मेक एडवांसेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बस ये सब अंडरलाइन करते जाइए। शॉर्ट टर्म हो जाता है गवर्नमेंट। फिर नेक्स्ट, आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, अंडरलाइन कर लीजिए उतना ही पार्ट। तो जब बजट्स फॉर्म करने होते हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बोलना होता है, तो आरबीआई का कंसल्टेशन लिया ही जाता है। फिर नेक्स्ट, आरबीआई को बैंकर्स बैंक बोला जाता है, तो यहां पे साइड में लिख दीजिएगा, इट इश्यूज लोन टू बैंक्स, comma issues advisories, comma manages the working of commercial banks।
फिर जो नीचे स्पेस है ना, नीचे होगा स्पेस, लिखा जाएगा, नहीं तो ऊपर लिख लीजिएगा नेक्स्ट पेज के, ठीक है, वहां पे लिखिए SLR, पहले SLR के बारे में लिख दीजिए। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी का स्पेलिंग नहीं बताएं, लिक्विडिटी रेशियो, SLR लिख लीजिए, वहां पे स्पेस नहीं है। इट इज द अमाउंट, it is a certain percentage of deposits that banks are required to keep in liquid form of deposits। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, which the banks are required to keep with them in liquid form। फिर और एक उसके नीचे लिख लीजिए CRR, it is the percentage of deposits which banks are required to keep in liquid form with RBI। क्या वापस, it is the percentage of deposits which banks are required to keep in liquid form with RBI। SLR और CRR। लिक्विड फॉर्म मतलब कैश हो गया, जो सिक्योरिटीज मतलब 10 दिन 15 दिन या 90 दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएगा वो, उसके अंदर गोल्ड, ये सब आ जाता है लिक्विड फॉर्म में। फिर नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आरबीआई मैनेज करती है कि फॉरेन एक्सचेंज जो करेंसी है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करे, फिर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं उसको मेंटेन करके रखती है, ये सब आरबीआई का काम होता है। इसमें ऐसा कुछ अंडरलाइन करने का है नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, इट बोरेज फ्रॉम द IMF, मतलब वो IMF उसका UN का एक पार्ट है जो फंड्स बोरो कर, मतलब हम जहां से फंड्स बोरो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तो इसके साइड में लिख दीजिए आरबीआई मैनेजेस द रेपो रेट, SLR, CRR। RBI manages the repo rate, SLR, CRR and issues advisories to manage credit in the economy या to manage money flow in the economy। मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। आपको पता है ये जो 25 बेसिस पॉइंट 10 बेसिस पॉइंट से भी अगर चेंज होता है ना, तो मनी मार्केट में इतना वॉल्यूम होता है कि मतलब कुछ कितने सारे कंपनीज है जो सिर्फ उसके बेसिस में सरवाइव कर रहे हैं। और मतलब मान लीजिए कि आपने कोई पर्टिकुलर करेंसी में या आपने कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट डेरिवेटिव में आपने ट्रेड लिया हुआ है, और मान लीजिए कि जैसे आरबीआई हो गया या फिर और कोई दूसरे बैंक्स ने, दूसरे कंट्री के सेंट्रल बैंक्स ने अगर ये बेसिस पॉइंट अगर 10 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, 10 बेसिस पॉइंट से ऊपर कर दिया या फिर अनचेंज रखा, तो ऐसे हर डिसीजन डेट पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। अगर इतना से कितने सारे कंपनीज है जो सिर्फ इसी के बेसिस में सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब इतना लार्ज वॉल्यूम होता है कि वो कंपनीज जैसे आप ये सब के बारे में बात कर लो, गोल्डमैन सैक्स हो गए और फिर बहुत सारे डेरिवेटिव कंपनीज हैं जो सिर्फ इसी पे ट्रेड करते हैं, और उनका प्रॉफिट्स, एनुअल प्रॉफिट्स होता है करोड़ में, मतलब हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ होता है। तो सोचो इतना बड़ा मार्केट है ये मनी मार्केट। 50% तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम है, उससे भी ज्यादा है, 3-4 टाइम्स उसका टर्नओवर है। फिर नेक्स्ट, प्रमोशनल फंक्शंस, और फिर जैसे जैसे ये इकोनॉमी डेवलप होगा वो मार्केट और डेवलप होता जाएगा। फिर नेक्स्ट, प्रमोशनल फंक्शंस। आपने वो ऐड देखा है टीवी में, वो KL राहुल आरबीआई ओम्बड्समैन
वाले का ऐड था, फिर और एक था वो बस से उतरते हैं वहां पे वो एक लगा हुआ रहता है, हाँ लास्ट में बॉल फेंकता है। तो ये सब आरबीआई इशू करता है डायरेक्टली, ये सब प्रमोशनल एक्टिविटीज आरबीआई करता है, सो दैट लोगों के मन में ट्रस्ट गेन करने के लिए कि सेविंग्स के बारे में बताए उनको, उनको बताया कि आप ये सब स्कीम्स में मत फंस जाइएगा, फिर आप कैसे बैंकिंग फैसिलिटीज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। शायद बीच में अमिताभ बच्चन भी बता रहे थे कि घर बैठे बैठे आप वो पा सकते हैं। हाँ ये आरबीआई सब होस्ट करवाता है, ठीक है। तो ये प्रमोशनल फंक्शन होता है। साइड में लिखेंगे आप, साइड में लिख लीजिए वो ऐड वाला, केएल राहुल ऐड या जो भी आपको जैसे समझ में आए। खाली बैठे रहने से ये सब नहीं करते, देखिए इसका इकोनॉमिक लॉस। हाँ इंडिया बहुत ज्यादा, जब एक्टिविटी स्टेबलाइज हुआ और एक्चुअल में बैकग्राउंड में ग्रोथ हो रहा था, और एक्चुअली में जो स्टॉक मार्केट थे वो बहुत ज्यादा अंडर रिफ्लेक्टेड थे, बहुत ज्यादा अंडर रिफ्लेक्टेड थे, क्योंकि उतना पैसा ही नहीं था जो मार्केट में जा रहा था, बहुत कम पैसा जा रहा था मार्केट में। तो मनी मार्केट ऐसा कुछ नहीं हुआ, मनी मार्केट में तो वो लोगों ने मैनेज कर लिया। हाँ बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ था, उसके बाद में फिर आज देखो आज कहाँ है। तो एक्चुअल में ग्रोथ देखो, जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ना, या स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, या जो स्टॉक ट्रेड हो रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्शन होता है कि इकोनॉमी कैसा काम कर रहा है, मार्केट कैसा काम कर रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो उस टाइम लोगों के मन में एक बार मार्केट से पूरा चीज हट गया था कि यार ये स्कैम ही है, या सिर्फ ये सट्टा बाजारी है। तो उस टाइम जब एक्चुअल में सारे एक्टिविटीज जैसे कंपनीज का सेल बढ़ रहा था, कंपनीज का प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, लेकिन लोगों का कंट्री पे भरोसा नहीं था, तो इतना ड्रॉप हुआ था, ह्यूज ड्रॉप हुआ था। उसके बाद में जब धीरे धीरे ये सब बिजनेस फैसिलिटेटर्स आए, उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, रेगुलेशंस पुट इन करना स्टार्ट किया, तब लोगों को ट्रस्ट आने लगा कि हाँ भैया ये मार्केट में ट्रस्ट वर्दी है और यहाँ पे पैसा डूबेगा नहीं। तब लोग और इन्वेस्ट करना चालू किए, और जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करेंगे अकॉर्डिंगली स्टॉक एक्सचेंजेस ग्रो करते रहेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंजेस डेरिवेटिव जैसे हो गए, मतलब पीछे में जो कंपनीज जितना अच्छा करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस या स्टॉक मार्केट्स उतना बेटर करेंगे। तो अभी जैसे बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, क्या आईआरसीटीसी कुछ दूसरे रीजन की वजह से बढ़ रहा था, लोगों के वो स्पेकुलेशन की वजह से बढ़ रहा था, और फिर जैसे ही आरबीआई ने वो एक मूव लिया था तो अचानक से वो 1,000 रुपये ड्रॉप हो गया। तो ये आरबीआई के मतलब सेबी की वजह से हुआ था। हाँ उनका एफ एंड ओ में बैन कर दिया था, एफ एंड ओ सेक्टर में आईआरसीटीसी को बैन कर दिया गया था, इस रीजन की वजह से ड्रॉप हो गया। फिर आरबीआई का रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन, करेंसी पॉलिसी। हाँ नहीं पहले आरबीआई कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ब्रेक, अभी कोई ब्रेक नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। करेंसी पॉलिसी मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके रखना, फिर करेंसी का इशू करना, ये सब आरबीआई कंट्रोल करता है। एंड फाइनली क्रेडिट पॉलिसी, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट से कंट्रोल किया जाता है। एक यहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, एसएलआर एंड सीआरआर आर क्वांटिटेटिव मेजर्स। एसएलआर एंड सीआरआर आर क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, ठीक। और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ये हमने डिस्कस कर लिया है। फंड्स ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म, मतलब ये जो कार्ड स्वाइप हो गया, उसके बाद में पेटीएम वगैरह जो पेमेंट गेटवे हो गया, ये सब आरबीआई को परमिशन, आरबीआई से उनको परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद में ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे ही कोई एक पेमेंट गेटवे स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो पेटीएम को भी आरबीआई से परमिशन लेना पड़ा था, उनको भी बहुत इश्यूज हुए थे बीच में। पेटीएम, हाँ हाँ सारे सारे ट्रांजैक्शन आरबीआई कंट्रोल करते हैं। फिर जैसे पेपर, ये पेपाल बोल रहा हूँ मैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक था, उनका भी रिसेंटली आरबीआई के साथ कुछ इशू हो गया था। कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन इंडिया बहुत बहुत ज्यादा कैश, क्यों ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो फिर पूरा अर्थ का ही वाइप हो गया, अर्थ का ही वाइप आउट हो गया, फिर क्या। ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में, इंडिया बहुत ज्यादा कैश डिपेंडेंट इकोनॉमी है,
तो वो सिर्फ थोड़ा मतलब एक इकोनॉमी में बताने के लिए कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज है ऐसा। हाँ कुछ कंट्रीज था शायद नॉर्वे या कुछ ऐसे कंट्रीज जहाँ पे 100% ऑनलाइन है। वो यूज ही नहीं होते हैं, 100% कैश है। नॉर्वे या ऐसे ही कुछ एक कंट्री है, आप चेक करना गूगल में आपको मिल जाएगा। और फिर इसी में क्रिप्टो भी आ रहा है। आपको पता है आरबीआई ने अभी रिसेंटली क्रिप्टो के बारे में बात किया था कि यार नहीं क्रिप्टो हमको समझ में नहीं आ रहा है। राकेश झुनझुनवाला नहीं, मैं आरबीआई के बारे में बात कर रहा हूँ। राकेश झुनझुनवाला तो छोड़ दो, उसको तो समझ में नहीं आया। हाँ अलाउड नहीं है, तो ये आरबीआई ने कंट्रोल किया है। ठीक है, तो कि क्रिप्टो पेमेंट्स इलीगल है इंडिया में। इलीगल तो नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि हम, हाँ लेकिन फिर उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हम इंडिया का अलग से क्रिप्टो क्रिप्टो कॉइन बनाएंगे। लक्ष्मी या ऐसा कुछ उन्होंने नाम भी दिया था। नहीं लक्ष्मी चीट फंड नहीं, उन्होंने ऐसा ही कुछ नाम दिया था। बिटकॉइन तो क्रिप्टो ही है। क्रिप्टो मतलब जैसे अभी क्या होता है, आपको पेमेंट करना होता है तो कैसे पेमेंट होता है? नहीं यार, ऑनलाइन पेमेंट जब आप करते हो तो कैसे पेमेंट करते हो? आप बैंक के पास आपका ट्रांजैक्शन बैंक के पास जाता है, बैंक उसको ऑथराइज करता है, फिर जाके पेमेंट होता है। अब क्रिप्टो मतलब पीयर टू पीयर, मतलब यहाँ पे बैंक को सारा चीज पता है, बैंक इंटरमीडिएट है तो बैंक को पता है कि आपके अकाउंट से गया और उसके अकाउंट में गया। क्रिप्टो मतलब पीयर टू पीयर, मतलब क्रिप्टो में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ये होता है पीयर टू पीयर। जैसे बिटकॉइन पीयर टू पीयर वो है मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है, मैं मान लीजिए शिवांग को पैसे भेज रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे और शिवांग को पता है और किसी को भी नहीं पता। कैश ट्रांजैक्शन तो फिर भी ट्रेस हो सकता है ना, अब यहाँ पे ट्रेसेबिलिटी नहीं है। अब मान लीजिए ये कैश कहीं तो रखेगा, अपने घर पे रखेगा। अब चलिए रेड हुआ इसके घर में, मैं चला गया तो मुझे तो मिल गया। बिटकॉइन कहाँ से खोजेगा तू? बिटकॉइन बिटकॉइन देखिए, आप हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं या फिर आपके वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। जैसे मेटामास्क करके एक वॉलेट है, आप उसमें स्टोर कर सकते हैं अपना, वो ऑनलाइन वॉलेट हुआ। आप ऑफलाइन वॉलेट भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब हार्डवेयर। लेकिन उसका प्राइवेट की सिर्फ इनके पास है और किसी के पास वो की नहीं है। अब सिर्फ उनको ही पता है और कोई क्रैक भी नहीं कर सकता। अब मान ली चलिए उसको लगा कि नहीं इसके पास बिटकॉइन है, चलिए इससे बिटकॉइन लेते हैं, या चलो इससे बिटकॉइन चोरी करते हैं, वो इसके पास पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके पास वो प्राइवेट की है। अनलेस वो प्राइवेट की नहीं डालता है, वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। और आप कर सकते हो, लेकिन मतलब आप अपने करेंसीज बना सकते हो और आप उसको इशू भी कर सकते हो। जैसे ये डोज कॉइन है, दो इंजीनियर्स थे, उन्होंने ये करेंसी को बनाया था। लेकिन हाँ बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे कॉइन्स बन गए, उनको हम ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं, ALT कॉइन्स। हाँ चलते हैं। तो हर एक कॉइन का कुछ एक पर्टिकुलर काम है। जैसे अब डोज कॉइन यूज होता है, आपको पता है रेडिट में जो यूजर्स पोस्ट करते हैं, आपको वो पोस्ट अच्छा लगा, उसको अप्रिशिएट करने के लिए यूज होता है। तो हर एक कॉइन का कुछ कुछ काम है। फिर ऐसे एनर्जी के लिए बना हुआ है कुछ कॉइन्स, आप एनर्जी सेव करते हो तब आपको, मतलब आपको काम करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में आपको ये कॉइन्स मिलेंगे। और फ्री वाले होते हैं एयर ड्रॉप्स, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या फिर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो और वो चाहते हैं कि आपके थ्रू पॉपुलराइज हो, तो वो आपको कुछ एयर ड्रॉप कॉइन्स देते हैं। तो क्रिप्टो एक अलग ही वर्ल्ड है, ये ट्रेडिशनल फाइनेंस से हट के है वो। हाँ इथेरियम, इथेरियम क्या होता है, इथेरियम गैस बोला जाता है, मतलब उसके जो यूज होते हैं उसको सब कॉइन्स को हम बोलते हैं गैस। इथेरियम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप डी एप्स बना सकते हो। डी एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज एप्स। उसमें मान लीजिए कि कुछ आप NFT जो होता है ना, NFT पता है आपको NFT क्या होता है? नॉन फंजिबल टोकन्स। जो कोई फोटो आप उसका डिजिटल वर्जन बेचना चाहते हो, बहुत सारे यूजर्स को बेचना चाहते हो, रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं था, सिर्फ NFT आया उसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब आप जिस प्लेटफॉर्म में होस्ट करते हो, जैसे ब्लू ओरिजिन करके, ब्लू सी या ब्लू ओरिजिन करके एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ये होस्ट कर सकते हो, तो ब्लू सी होगा। फिर ब्लू ओरिजिन उसका शायद अमेजोन का है, तो ब्लू सी होगा वो। तो आप उस प्लेटफॉर्म में अपना ये NFT सेल कर सकते हो। अब ये प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप इथेरियम के गैस में पेमेंट करते हो। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे कॉइन्स हैं और सबका अलग अलग काम है। और ये आप पढ़ सकते हो, उनके व्हाइट पेपर होता है, उसमें आपको पूरा यूज दिखेगा।
ब्रेव करके एक ये है ब्राउजर, सुना है आपने? ब्रेव ब्राउजर, हाँ हाँ, तो वो एड्स वगैरह प्रिवेंट करता है ना, उसके लिए उन्होंने एक कॉइन बना दिया कि आप अपना डेटा, मतलब मान लीजिए आप बोलते हो कि मैं इस कंपनी को अलाउ करना चाहता हूँ कि मेरा डेटा ट्रैक करे, तो उसके लिए आपको कॉइन्स मिलेंगे। ऐसे अभी गूगल क्या कर रहा है, वो आपका सारा डेटा ट्रेस कर रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है उसके लिए, आपको कुछ भी दे रहे हैं क्या वो? लेकिन ब्रेव ने बोला कि सिंस आपका डेटा है, आप इसके ओनर हो, तो हम गूगल को फ्री में क्यों यूज करने दें। तो ब्रेव ने एक ब्राउजर बनाया जिसमें अगर आप अपना, मतलब कंपनीज को अलाउ कर देते हो कि भैया आप मेरा ये डेटा ट्रेस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पॉइंट्स मिलेंगे। हाँ, अब वो कॉइन्स काम भी आएगा, आप उसको यूज कर सकते हो ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर और कोई पर्टिकुलर चीज के लिए यूज। क्या? कैश में रिसीव नहीं कर सकते, वो ब्रेव का ही कुछ एक टोकन है। हाँ, सेल कर सकते हो मार्केट में, आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर सेबी के साथ स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो आरबीआई के बारे में कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेबी के बारे में। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई, जैसे आरबीआई के कुछ फंक्शन थे, वैसे ही सेबी का भी कुछ काम है। सेबी रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंजेस को, स्टॉक एक्सचेंजेस को कि पैसा मार्केट में कैसे आएगा, कहां कहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां कहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ये बेसिकली सेबी का काम है। सेबी को सबसे पहले, मतलब सेबी आने से पहले उसको बोला जाता था कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट इसके अंदर था पहले। उसको पहले बोला जाता था कंट्रोलर ऑफ कैपिटल, तो ये अब हट गया है नाम, अब आ गया है सेबी। तो ये बहुत, तो वो बेचारा क्या करेगा, सेबी वहां पे मिल जाए मान लिया कि बस क्या करेगा। हाँ, बैंक का पैसा लेके भाग गया ना वो, तो स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉड किया होता तो सेबी भागता उसके पीछे। आरबीआई, आरबीआई के नाक के नीचे से निकल गया वो। हाँ होते हैं, तो फ्रॉड तो अभी भी होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में भी होते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कितना कम कर सकें, पहले जितना होता था उतना उससे बहुत कम होता है। पकड़े जाते हैं, पकड़ा तो गया ही है। अब वो, हाँ, देखिए जब क्रॉस बॉर्डर होता है ना, एक कंट्री से दूसरे मतलब दूसरे कंट्री वापस लेके आना, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। हाँ, जैसे वो ये भी हो गया ना, हाँ नीरव मोदी, नीरव मोदी उसका मेहुल चोकसी, तो ये सब भी हो रहा है। वो कहाँ पे था मेहुल चोकसी, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था वो, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था ना मेहुल चोकसी। रुको देख लेते हैं, मेहुल चोकसी लास्ट सीन उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। कहाँ है यार वो, डोमिनिका, डोमिनिका में, वहां पे भी उसका हियरिंग हो रहा था। हाँ, तो चल रहे हैं ना, इंडिया से गए थे वहां पे, हियरिंग पे गए थे, ऑफिशियल गए थे। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है वो देख लीजिए, बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई, देखेंगे कैसे है। रिलायंस अंबानी जी के पास में है और क्या। बांद्रा कर्ला कॉम्प्लेक्स, देखते हैं बिल्डिंग कैसे है, इमेजेस, देखिए यहाँ पे कहीं उसका ऑफिस है, इस बिल्डिंग में कहीं उसका ऑफिस है। चलिए, और उसके रीजनल ऑफिसेस देखिए कहाँ कहाँ पे, इसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कहाँ उसका रीजनल ऑफिस नहीं है, तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। ऑप्शन में था चंडीगढ़ में है क्या इसका ऑफिस, तो आपको मना करना है, चंडीगढ़ में इसका ऑफिस नहीं है। ठीक है, वो उनको पता नहीं क्या, उनको लगता है कि इस बंदे को एड्रेस तो पता होना चाहिए, कहीं उसको जाना पड़ा तो कैसे जाएगा। अंडरलाइन कर लीजिए और वहां पे साइड में लिख दीजिएगा नो ऑफिस इन चंडीगढ़। अरे तो क्वेश्चन आएगा तो फिर आप बोलोगे आप पढ़ाए नहीं।
तो एटलीस्ट आपको याद रहेगा ना। ठीक है, याद रहेगा तो अच्छा बात है। अब देखिए, सेबी का जो बोर्ड है ना, एक चेयरमैन होता है जिसको कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद में मेंबर्स अपॉइंट होते हैं आरबीआई से, एमसीए से। अ, हमने जब कंपनीज, हाँ हम जब कंपनीज के कंपनी अकाउंट्स कर रहे थे तब हमने पढ़ा था, कंपनीज जो फॉर्म होते हैं एमसीए उनको मैनेज करता है और आरओसी उसके अंडर फाइलिंग होता है। तो एमसीए को हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो आप एमसीए से ही अपना कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेते हो। तो आप वहां पे एक इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पे आप साइड में ऐसे बना दीजिए, चेयरमैन, इसको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर आते हैं मेंबर्स, कॉपी में बना लीजिए, एमसीए से 2 मेंबर्स, आरबीआई से 1 मेंबर, पीएसयूज है ना, पीएसयूज है ना, पीएसयूज देख लीजिए उनका हालत। पीएसयू बैंक्स जो है, पीएसयू और बहुत सारे एंटिटीज हैं, उनका हालत अब देख लीजिए। आप बोल रहे हो गवर्नमेंट डायरेक्टली खोले, तो गवर्नमेंट के पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, कहाँ से खोलेगी गवर्नमेंट। इसीलिए तो गवर्नमेंट चाहती है प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे तो वहां पे रेड टेपिज्म होगा, मतलब करप्शन होगा, इनएफिशिएंसीज होगा। आप कंपेयर कर लो ना, जो बीपीसीएल वगैरह है या फिर जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, वो तो इससे भी पहले थे, मतलब रिलायंस से भी पहले थे। फिर रिलायंस उसके बाद में भी आके इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस लॉस में चल रहे हैं, लॉस मेकिंग है और कंटिन्यूसली उनको फंड करना पड़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट के साथ इशू रहता है, क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं मिलता है उनको। फिर कोई कंट्रोलर नहीं है ना, कौन करेगा, बस बॉडीज बना दी जाते हैं, लेकिन कोई एक पर्सनल फेस नहीं है जो इस चीज को कंट्रोल कर सके। इसलिए, हाँ इसलिए वजह, हाँ वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए, टाटा, बिरला, अंबानी और बहुत सारी चीजें हैं, अब तो बहुत सारे खुल रहे हैं। हाँ तो हायरिंग कौन हायर करेगा, तो किसके अंडर रहेंगे, वो काम कैसे करेंगे, उनका जो डायरेक्शन वो कौन फोकस करेगा, वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट को। हाँ देख लीजिए आप। तो दोनों दोनों टेलीकॉम कंपनीज है। बीएसएनएल आप पता है आप, हाँ आपको पता है बीएसएनएल कैसे ऑपरेट होता है। आपको अगर बिल निकालने जाना है, आप दिन भर आपका निकल जाता है, बीएसएनएल ऑफिस में जाओ ये सब करो। लेकिन अगर मान लीजिए आपको रिलायंस का बिल चाहिए, आप फोन में बैठे बैठे देख सकते हो, लेकिन बीएसएनएल में अभी भी वैसा फैसिलिटी नहीं है कि आप देख सकते हो। है क्या फैसिलिटी, कहीं नहीं मिलेगा आपको, बिल उसके पास ही जाना पड़ेगा। हाँ देख लो आप, बीएसएनएल में भी अच्छे लोग हायर होते हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। और बीएसएनएल के पास फंड्स का कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल के पास फंड्स का कमी है, गवर्नमेंट इन्फ्यूज कर ही जा रही है, अभी भी इन्फ्यूज कर रही है। ठीक है, फिर यहां पे लिख लीजिएगा 3 आउट ऑफ 5। गवर्नमेंट 5 मेंबर्स को अपॉइंट करती है, ये सबको छोड़ के, जिसमें से 3 फुल टाइम, मतलब फुल टाइम मेंबर्स होंगे जिनको फाइनेंस और लॉ के बारे में पता हो। ठीक, ये वहां पे साइड में बना लीजिए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। एक चेयरमैन जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, 2 मेंबर्स एमसीए से अपॉइंट होंगे, 1 मेंबर आरबीआई से अपॉइंट होगा, मतलब आरबीआई एक जन को नॉमिनेट करेगा, 5 अदर मेंबर्स सिलेक्ट होंगे, जिसमें से 3 मेंबर्स फुल टाइम मेंबर्स होंगे और उनको फाइनेंस, लॉ ये सब के बारे में पता होगा। ये सेबी का बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स है, ये लोग अपॉइंट करते हैं, जो मतलब ये लोग हाँ फॉलो करते हैं कि क्या नॉर्म्स फॉलो होएगा, क्या हमें बनाना है लॉज, ये सब। और एक चीज, सेबी भगवान जैसा है, मतलब सेबी खुद ही लॉ बनाएगा, खुद ही उसको एग्जीक्यूट करेगा और खुद ही जुडिशियल वाला काम करेगा। ये पूरा सेबी का काम है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट को साथ में ऐसे कर लीजिए। है बड़ा,
और अगर आपको ये याद रखने के लिए चाहिए तो साइड में लिख दीजिए सेबी भगवान है, मतलब वो खुद ही लॉ बनाता है, खुद ही उसको एग्जीक्यूट करता है, खुद ही जुडिशियल काम करता है। लेकिन अगर ऐसा तो फिर सेबी के पास मोनोपोली हो गया। मान लीजिए कि कुछ कोई बंदा सही काम कर रहा है सेबी, लेकिन उसको फंसाना चाहती है, सेबी लॉ बना दी, अब सेबी खुद से बोलेगी कि यार नहीं नहीं ये गलत कर रहा है, इसको लॉ में डाल दिया, जुडिशियल वाला प्रोसीडिंग में डाल दिया इसको। तो इसके लिए हाँ, अपर बॉडी में, अपर बॉडी है सैट, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, वहां पे कर सकते हो। उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो आप पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद में हम वो लिखेंगे सेबी भगवान, मतलब आपको याद रहने के लिए, याद रह जाएगा ये पॉइंट फिर, क्योंकि ये क्वेश्चंस आता है। उसके बाद में नीचे लिखिएगा, नीचे यहाँ पे जगह है ना, वहां पे लिख दीजिए हाँ साइड में नीचे जहां पे भी जगह है वहां पे लिख दीजिएगा द आउटकम of SEBI proceedings, the outcome of SEBI proceedings can be appealed at SAT and then to Supreme Court, and then to Supreme Court। पहले SAT में जा सकते हैं, अगर SAT में भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। आपको पता है SAT मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, हाई कोर्ट या एसएटी अगर रिकमेंड करेगा तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, देयर इज अ सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, और उसके साइड में लिख दीजिएगा एसएटी। नहीं जा पाओगे, वो रिकमेंड करते हैं। जैसे आप देखिए हाई कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग हो जा रहे थे और इतना टाइम लग रहा था, तो उन्होंने एक स्पेशल बॉडी बना दिया एसएटी। एसएटी का वेबसाइट देखेंगे, वहां पे आपको प्रोसीडिंग्स दिखेगा। हाँ अगर वहां पे उसको नहीं लगा सूटेबल, और बहुत सारे हैं, मतलब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल का ये वेबसाइट है, वेबसाइट बहुत गंदा सा है। देखिए सेबी के लिए है, आईआरडीए के लिए है, पीएफआरडीए के लिए है। सेबी वाला देखते हैं, ये देखिए उसके जजमेंट्स और ऑर्डर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सब लोगों ने अपील किया होगा। चलिए मैन इंडस्ट्रीज के बारे में देखते हैं। देखिए बिफोर द सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, और कोई पर्टिकुलर केस के बारे में अपील हुआ होगा और ये उनका फॉर्म है, ठीक। तो ये पब्लिकली ये सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। चलिए फिर देखते हैं पावर्स ऑफ सेबी। हाँ वो एक जैसे देखिए, क्या गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट को अफेक्ट करते हैं क्या, या फिर जो लीगल बॉडीज है उनको अफेक्ट करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब को अफेक्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम है सिर्फ लॉ बनाना और एग्जीक्यूट करना। ये लीगल बॉडी का काम हुआ चेक करना कि वो सारा अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी को डिफिकल्टी हो रहा है तो वो यहाँ पे अपील कर सकता है। अकॉर्डिंगली एसएटी का काम वही है, यहाँ पे अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आप एसएटी के पास जाके अपील कर सकते हो, ये है एसएटी का काम। तो इन सब के चीज एसएटी को अफेक्ट नहीं करेंगे और एसएटी को पूरे लीगल राइट्स मिले हुए। चलिए पावर्स ऑफ सेबी देख लीजिए फटाफट। अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी बीएससी का बाय लॉज होता है, मतलब कि उसमें क्या क्या काम हो सकता है, उनको पहले सेबी को लिख के बताना पड़ता है कि बताओ भैया ये सब काम हम कर सकते हैं क्या। तो फिर सेबी अप्रूव करता है कि हाँ ये सब आप काम कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो सेबी करवा देते हैं। देखिए मान लीजिए आप स्टार्टअप्स, जैसे अभी जोमेटो का आईपीओ आया था, ये सब क्या होता है, उनको पहले एक डीएचआरपी देना पड़ता है, मतलब वो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है। अब कभी आईपीओ से इन्वेस्ट करने से पहले पढ़े हो आप वो डीएचआरपी? हाँ मतलब वो एक जैसे नाइका का भी डीएचआरपी घूम रहा है, और ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। उसमें क्या होता है, सारा चीज कंपनी के बारे में बताया रहता है। मतलब मान लीजिए कोई पैसा लगा रहे तो उसको सब कुछ पता होना चाहिए ना कंपनी के बारे में, फिर वो नया कंपनी है तो सब कुछ पता होना चाहिए उनके बारे में। तो ये सारा चीज सेबी बताता है कि आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, क्या क्या चीज आपको करना है, सो दैट आप एक आईपीओ ला सकते हो। वो
उसके लिए उन्होंने अभी रिसेंटली लाया था सेबी एलओडीआर, मतलब लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ये आप इंटर में पढ़ोगे, इंटर में फाइनल में ये सब है, सेबी एलओडीआर में क्या क्या कवर होता है। फिर सेबी के बारे में और बहुत सारा चीज़ है इंटर में, सेबी का फंक्शंस इन डेप्थ, मतलब सेक्शन वाइज है सारा चीज़। तो ये इंटरमीडिएट में आप पढ़ोगे, इंटरमीडिएट में नहीं, फाइनल में पढ़ोगे। हाँ आइए आइए, बहुत सारे लूपहोल्स एग्जिस्ट भी करते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट, रिक्वायर द स्टॉक एक्सचेंज टू अमेंड देयर बायलॉज। जैसे मान लीजिए अब एनएससी को बोलते हैं कि यार एनएससी आपका ये बायलॉ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इसको अमेंड कर दीजिए। ये सेबी के पास पावर है कि उसको अमेंड करवा सकता है। उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई कर सकता है, उनसे पीरियोडिकल रिटर्न्स मंगवा सकता है, और इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी मतलब जो ब्रोकर्स होते हैं उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मंगवा सकता है। जैसे बीच में बहुत सारे ब्रोकर्स के ऊपर पेनल्टी लगा था और कुछ ब्रोकर्स को लाइसेंस को भी कैंसिल कर दिया गया था, ये सारा पावर सेबी के पास होता है। फिर कंपेल सर्टेन कंपनीज टू लिस्ट देयर शेयर्स इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस, ये भी सेबी के पास पावर है। आपको पता है जो छोटे कंपनीज है ना, वो भी अपना आईपीओ ला सकते हैं, उसके लिए और एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म, या एसएमई स्टॉक एक्सचेंज भी एक एग्जिस्ट करता है। जैसे आप जो ये ट्रेड करते हो ये एक स्टॉक एक्सचेंज है, और एक एसएमईज के लिए भी बना हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक है एसएमईज के लिए। आप आज घर जाके सर्च करना, वहां पे भी बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है। अलग से गूगल में सर्च करना। हाँ बस ये हो गया, इतना ही है। फिर सीसीआई, सीसीआई का काम है मतलब फुल फॉर्म है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका काम होता है कि कहीं भी एक मोनोपोली क्रिएट हो रहा है, अगर कंट्री में कहीं भी एक मोनोपोली क्रिएट हो रहा है जो डायरेक्ट मोनोपोली है या इनडायरेक्ट मोनोपोली, और वो कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट कर सकता है, तो वहां पे सीसीआई को स्टेप इन करना पड़ता है। जैसे रिसेंटली अमेजोन और ये फ्यूचर ग्रुप का डील जो हो रहा था उसमें सीसीआई ने स्टेप इन किया था, लेकिन शायद वो रिलायंस के साथ कुछ टाइप था तो उन्होंने रिलायंस और फ्यूचर को ओके बोल दिया, लेकिन अमेजोन के साथ उन्होंने मना कर दिया कि अमेजोन नहीं भैया आपको नहीं दे सकते हैं, रिलायंस के साथ कोई मोनोपोली नहीं हो रहा है, अमेजोन के साथ मोनोपोली हो रहा था, तो उन्होंने अमेजोन को मना कर दिया था, लेकिन रिलायंस के साथ वो डील को ओके कर दिया था। है है वो हमारे लिए सीसीआई है, वहां पे उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन कुछ हुआ था। उसके बाद में फिर अमेजोन पे उन्होंने पेनल्टी भी लगाया था कि आप अपना प्रोडक्ट सामने लोग मतलब बिकवाने का कोशिश कर रहे हो और बाकी कंज्यूमर्स के लिए सॉवरेंटी नहीं रख रहे हो, मतलब बाकी सेलर्स के लिए आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, तो अमेजोन पे पेनल्टी भी लगा था, लेकिन रिलायंस पे ऐसा कुछ नहीं लगा। आपने कभी रिलायंस ट्रेंड्स में आप गए, मतलब रिलायंस फ्रेश में आप गए हो? आप देखना जो सारे प्रोडक्ट्स होंगे ना उसका एग्जैक्ट कॉपी एक रिलायंस का वाला भी रेडी रख रखा है। जैसे आप केलॉग्स, हाँ केलॉग्स रिलायंस का आ गया, मैगी जो था रिलायंस का भी एक आ गया था। आप रिलायंस फ्रेश नहीं गए हो? आया था मैगी का यार, क्या नाम था उसका, रिलायंस फ्रेश ने जो सारे प्रोडक्ट, 7-Eleven भी आ गया, वो तो है ही। 7-Eleven एक्चुअली एक बाहर का स्टोर है, और वो नाम हुआ है क्योंकि वो सुबह 7 से 11 बजे तक खुला रहता था रात, वो नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था 7-Eleven। तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और इंडिया में उन्होंने स्टार्ट कर लिया। एक्चुअली ये फ्यूचर ग्रुप के पास था, जब फ्यूचर ग्रुप का डील हो गया तो उनको समझ में आ गया कि ये भी उनके पास ही है, तो उन्होंने 7-Eleven के स्टोर्स भी स्टार्ट कर लिए। रिलायंस के पास ये राइट था ही नहीं, और फ्यूचर ग्रुप के पास ये 7-Eleven का राइट था। तो मतलब फ्यूचर ग्रुप ने अक्वायर किया था, सोचा था कि हम फ्यूचर में इसको एक्सपैंड करेंगे हमारे पास जब पैसे आएंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, वो डेप्ट में डूब रहे थे, तो रिलायंस ने उनको खरीद लिया, तो 7-Eleven का भी राइट उनको मिल गया। हाँ है, वॉलमार्ट है, आप देखो ना वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को पूरा खरीद लिया सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि वो इंडिया में आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको परमिशन से नहीं मिल रहा है, सीसीआई उनको परमिशन ही नहीं दे रहा है। तो आपको लग रहा है सीसीआई क्या ही काम आता होगा, बहुत काम आता है ये। फिर अभी ह्यूंडई में, ह्यूंडई के ऊपर भी लगा था, उन्होंने वो अपने डिस्काउंट्स नहीं दे रहे थे, मतलब डीलर, हाँ नहीं, एक था कि वो अपने डीलर को डिस्काउंट,
एंड यूजर तक नहीं पहुंच रहा था। उसके बाद में तो नहीं, सीसीआई पहले कंप्लीट तो कर लेने दीजिए। सीसीआई और आईआरडीएआई बस। सीसीआई के बारे में सुन, 10 मिनट रुकिए बस। अब सीसीआई से पहले मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस था, एमआरटीपी था। उस एक्ट को हटा के फिर सीसीआई आया। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए पहले, ये क्वेश्चन बहुत रेपिटेटिव है। देखिए यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 में लिखा हुआ है, एमआरटीपी एक्ट 1969 पॉइंट नंबर 4 में, एमआरटीपी एक्ट 1969 शैल स्टैंड रिपील्ड। ठीक है, उसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म आगे टेबल में दिया हुआ है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसको हटा दिया गया था। उसके जगह पे कंपटीशन एक्ट 2002 आया था। ये ईयर याद रख लीजिएगा, सीसीआई कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 है। फिर रोल ऑफ सीसीआई 2003 में वो पास हुआ था, एक्ट जो ड्राफ्ट फॉर्म हुआ था वो 2002 में फॉर्म हुआ था। रोल ऑफ सीसीआई तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो हेल्दी कंपटीशन इंश्योर करना चाहता है, कंपटीशन पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, बस उतना ही है सीसीआई में। फिर नेक्स्ट लास्ट है आईआरडीआई। आपने वो पॉलिसी बाजार का ऐड देखा है? देखें, लास्ट में वो बताता है कि आप स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारा पढ़िएगा, इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको, उसके बाद में आप अपना एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिएगा। तो ये आईआरडीआई ने मैंडेटरी कर दिया कि आप जब भी अपना ऐड चलाओगे उसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन वो जल्दी हाँ हाँ, तो एक टाइम शेड्यूल होता है कि आपको 5 सेकंड के अंदर अंदर ये वाला बात बताना है। जैसे आपने कभी म्यूचुअल फंड का ऐड देखा है? म्यूचुअल फंड में भी उनको बताना पड़ता है। हाँ, तो उनके लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दिया गया। तो ये हाँ, तो ये उनके लिए एक हाँ, पूरा याद हो गया इनको। तो ये उन्होंने लॉ में स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर आपको ऐड चलाना है तो आपको ये बात बताना पड़ेगा। गुटखा वाले भी करते हैं, लेकिन वो टेलीविजन एड्स में नहीं करते हैं। नीचे लिखा हुआ होगा, आप खोजिए, नीचे लिखा हुआ होगा। बोलते होंगे, हाँ, नीचे लिखा हुआ तो रहता ही है। और हाँ, उसके डब्बे में देखना वो 80% अब, हाँ पहले 40% था, फिर 50% क्या, फिर अभी 80% कर दिया। मेजर एक पूरा मेजर पोर्शन आप देखना वही बना दिया होगा वो फोटो। तो आईआरडीए का काम क्या? इंश्योरेंस कंपनीज पहले कैसे ऑपरेट करते हैं वो बस सुन लीजिए, अब तो आपको आईआरडीए का काम भी पता चल जाएगा। आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज क्या काम करते हैं? पता है आपको क्या काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज? क्या करते क्या है एक्चुअली में? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, किसको, खुद को या हमको? एक्चुअली एक इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसका काम क्या है? वो पूल बनाता है, मतलब सारे लोगों से इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करता है। ठीक, और अगर कुछ लॉस हुआ, किसी आदमी का एक लॉस हुआ, अब ऐसे मान लीजिए वो 100 लोगों से प्रीमियम ले रहे हैं, लॉस कितना सबका तो होगा, 5 10 15 लोगों का लॉस होगा। इस पूल से वो क्या करेगा, 10-15 लोगों का लॉस कवर कर देगा। अब ये लॉस मतलब ऐसे हर एक बनाया जाता है जैसे मैनेज करते हैं। आपको पता है वॉरेन बफे का बेस्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनी था। तो अब इसका जो वो कलेक्ट करते हैं पैसा और इसके बाद में लॉस कवर करते हैं, कोशिश ये होता है सामने वाले को जो लॉस हुआ उस जैसे लॉस से पहले जिस पोजीशन में था वहां तक पहुंचा दे। तो आपका बेनिफिट कुछ नहीं होता है, आप जो लॉस से पहले वाले जिस सिचुएशन में थे वापस उस पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। ये होता है एक इंश्योरेंस पॉलिसी का काम। तो इंश्योरेंस कंपनीज आपसे प्रीमियम कलेक्ट कर लेते हैं, प्रीमियम हर साल कलेक्ट करते हैं या फिर साल में एक बार कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब उनको बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है वो तो 5-10 साल बाद में होता है। जैसे मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो वो हर साल पैसे आपसे कलेक्ट करते हैं, लेकिन बेनिफिट तो 10-15 साल 20 साल बाद प्रोवाइड करना है। तो उनके पास इतना टाइम का कैश फ्लो पड़ा रहता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, वॉरेन बफे ने अपने बायोग्राफी में लिखा था कि क्यों उसने इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कैश फ्लो पड़ा है, मतलब 10-15 साल के बाद में उनको पेमेंट देने, तो बीच में कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट तो है। ये जो पैसा ले रहे हैं
उसको 10-15 साल रख सकते हैं, उसके बाद में उनको पेमेंट करना है। तो कंपाउंडिंग रेट उससे बहुत ज्यादा रेट होता है। इन्फ्लेशन तो मान लीजिए 3-4% होगा, लेकिन रिटर्न रेट तो 15-20% हो सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है, उनको लगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था। अब IRDAI इंडिया में यही काम को रेगुलेट करता है कि वो कहाँ कहाँ से मतलब क्या प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और सामने कहाँ कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज है कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तभी तो उनके पास रिटर्न आएगा ना। तो उन्होंने रेगुलेट कर रखा है कि आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, शेयर्स में कितना लगा सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कितना लगा सकते हो। मान लीजिए सारा पैसा शेयर में लगा दिया और एक पर्टिकुलर कंपनी डूब गया, तब तो यार कंपनी डूब गया, तो लोग जो इंश्योरेंस कवर ले रहे थे उनका क्या फायदा होगा। तो ये काम होता है IRDAI का। चलिए अब पढ़ लेते हैं। अब फटाफट बस बुक से रीड करना है आपको। हाँ। तो ये सब तो आपको पता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, स्पीडी ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। आपको पता है जो पॉलिसी बाजार है ना, वो फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिसको इन्होंने वो रेगुलेशन दिया था, मतलब परमिशन दिया था कि आप ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हो। पॉलिसी बाजार तो कब से स्टार्ट हो गया। हाँ, पॉलिसी बाजार फर्स्ट कंपनी थी जिसको ये राइट मिला था, उसके बाद में तो अब सबको मिल गया, लेकिन वो फर्स्ट कंपनी थी। अभी उसका IPO भी आ रहा है। हाँ, आपको पता नहीं, पॉलिसी बाजार का भी IPO आ रहा है, बाद में देख लीजिएगा। फिर देख लीजिए पावर्स क्या क्या है। आपको अगर पॉलिसी ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो IRDAI इशू करती है। आपको पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट सेव करना, ये IRDAI का काम है कि कहीं कोई कंपनी डूब नहीं जाए या फिर कोई कंपनी फ्रॉड नहीं कर दे, ये सब IRDAI रेगुलेट करती है। हाँ, होता है। सरेंडर वैल्यू के का कुछ परसेंटेज आपको लोन मिलता है, सरेंडर वैल्यू अपने अकाउंटिंग में पड़ा होगा। फिर नेक्स्ट, स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट। करके देख लीजिए, डूबते भी वैसे ही है। आप जैसे सोच रहे हो कि मार्केट बहुत ज्यादा इजी है, कोई आराम से कर सकता है, नहीं है वैसा मार्केट। हाँ, मैंने बताया था कि सिर्फ इसके बेसिस में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, मैंने वो भी दिया था डिस्क्लेमर। फिर फीस चार्ज करता है इस एक्ट के अंदर, रजिस्ट्रेशन का फीस चार्ज करता है, एनुअल रिकरिंग फीस होता है, मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, सुपरवाइजिंग, ये सब तो वही सारा रेपिटेटिव पॉइंट्स यार, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। प्रोटेक्ट वही चीज को उसने रिपीट किया बस, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। आप सिर्फ अगर 5 मिनट रुकेंगे तो आइए, ये नाबर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कर लें नाबर्ड। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मतलब 10 मिनट, 11:30-35 तक कंप्लीट हो जाएगा। सुन लीजिए बस नाबर्ड के बारे में। सुन लीजिए, लास्ट 10-15 मिनट है, फोकस कर लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से सुन तो लीजिए। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये किसको लोन देता होगा, रिलायंस को, बड़े कंपनीज को नहीं, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लस जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं, रूरल कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सब को लोन देता होगा। तो नाबार्ड का काम यही है कि जो रूरल सेक्टर है या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको डेवलप करना, तो ये उसके लिए काम करता है। तो इसके साथ ये किसके साथ मिलकर काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाकी जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, इनके साथ मिलके ये इन सबको लोन प्रोवाइड करता है। फार्मर्स को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, रूरल इंडस्ट्रीज को, ये सबको लोन प्रोवाइड करता है सो दैट रूरल सेक्टर में भी ग्रोथ हो सके। आपको पता है इंडिया में मतलब HUL का एक फैक्ट था, HUL का टर्नओवर पर क्वार्टर शायद 20,000 या 30,000 करोड़ है। उन्होंने बोला हमारा 50 से 60% सेल आता है रूरल सेक्टर से।
तो आप सोच सकते हो रूरल में कितना फंड आता है। एक बार मान लीजिए कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ईयर में जब फार्मिंग था डीमोनेटाइजेशन के टाइम, वहां पे फार्मिंग अच्छे से हुआ नहीं था, मतलब रेन्स और अच्छे से नहीं हुए थे, तो रूरल सेक्टर के पास पैसा नहीं आया होगा, क्योंकि वहां पे मेनली फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, वहां पे पैसा नहीं आया होगा। ऐसा सिचुएशन हो गया था कि हमारे पास पूरे कंट्री में कैश फ्लो नहीं है, सबका सेल ड्रॉप हो गया था। तो इंडिया में अगर रूरल सेक्टर एक बैकबोन है, अगर उनके पास पैसा होगा पूरे इकोनॉमी में पैसा फ्लो करेगा, अदरवाइज कहीं पे भी पैसा फ्लो नहीं करेगा। तो रूरल सेक्टर एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करना, उसका फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को हैंडल करना, वो नाबार्ड का काम है। उसके बाद में नाबार्ड नाबार्ड आप पहले ये अंडरलाइन कर लीजिए किस किस को लोन देता है। फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन कर लीजिए, लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्री। फिर सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन कर लीजिए, ऑल्सो रीचेस आउट टू अलाइड एक्टिविटीज। साहिल, उसके बाद में अब देखिए पॉइंट नंबर 10 के बाद में आइएगा नीचे, नाबार्ड refinance is available to state cooperative agriculture and rural development banks and state cooperative banks, regional rural banks, commercial banks and other financial institutions approved by RBI। वो पूरा लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब क्या होता है, नाबार्ड ना डायरेक्टली फंडिंग नहीं देते, क्योंकि ये तो कंट्रोल इंस्टीट्यूशन है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, ये सब है, जो रूरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, उसके बाद में कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सब लोन देती है। अब लेकिन ये लोग का काम, ये लोग इतना रिस्क लेना नहीं चाहते, या फिर वो अपना पोर्टफोलियो में ये सब छोटे मोटे लोन्स को रखना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, ये नाबार्ड को ये लोन सेल कर सकते हैं या फिर रीफाइनेंस कर सकते हैं। मतलब नाबार्ड बोलेगी कि मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आप इनडायरेक्टली इनको लोन दे दीजिए, या फिर आप ये लोन वाला चंक मुझे दे दीजिए, मतलब आप वो लोन वाला पोर्टफोलियो बुक मुझे दे दीजिए, मैं ये सारे लोन्स को हैंडल कर दूंगा। हाँ, लोन का पोर्टफोलियो मतलब अलग अलग कैटेगराइज करते हैं वो लोन को, कि कमर्शियल बैंक्स को कितना लोन दिया हुआ है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में कितना लोन दिया हुआ है, एमएसएमईज को कितना लोन दिया हुआ है, ये सब कैटेगराइजेशन होता है। आप अगर किसी बैंक का एनुअल रिपोर्ट उठा के पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ रहता है कि हमने कौन से वाले सेक्टर को कितना लोन दिया हुआ है। और एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, नाबार्ड हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई, इंडिया। फिर और एक अंडरलाइन कर लीजिएगा, नाबार्ड इज आल्सो नोन फॉर इट्स एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम। मतलब एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उनको बैंक से लिंक करने का काम नाबार्ड का है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपको पता है क्या होता है, सुना है आपने कभी सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? नहीं सुना भाई। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होता है, जनरली जो वुमेन्स वगैरह होते हैं, उड़ीसा में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, और उड़ीसा में बहुत फंड्स मिल रहा है उनको अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। मान लीजिए जो बहुत पुअर है या फिर विडोड है, तो वो क्या करते हैं, सब मिलके ग्रुप फॉर्म करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि हम सब एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तो सारे लोग मिलके काम करते हैं। मान लीजिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट ले लिया कि हम मास्क बनाएंगे या फिर कोई टेडी बियर्स बनाएंगे, या कुछ भी हम जो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, या स्टिचिंग करेंगे, तो सबने मिलके काम ले लिया। अब जो फंड्स आया, जो जितना दिन काम करेगा उसके बेसिस में उनको फंड डिसबर्स होता रहता है, तो सब मिलके एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो उससे कोई लोन ले सकते हैं, मान लीजिए किसी का तो नहीं नहीं, वो सब मेंबर्स का है और किसी का कुछ नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं होता है। हाँ, नहीं प्राइवेट कंपनी नहीं हुआ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जैसे एक ओनरशिप होता है ना, यहाँ पे सारे कलेक्टिव ओनरशिप होता है, सबका डिसीजन चलता है। हाँ मेजोरिटी, यहाँ पे वो ओनरशिप वाला स्ट्रक्चर नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होता है, वो उनको हर साल उनका ऑडिट होता है और वो अपलोड किया जाता है डेटा, उनको डेटा अपलोड करना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली रिव्यू करके उनको फंड्स रिलीज होते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बड़ा फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फंड्स होल्ड कर रहे हैं, तो उनको कितना फंडिंग चाहिए होगा, कितना फंड्स वो खुद से जनरेट कर सकते हैं, ये सब चीज देखा जाता है। और जनरली वो बहुत पुअर लोग होते हैं, उन वो लोग मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करते हैं।
और ये जो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसको स्टार कर लीजिए। सबसे फर्स्ट जो डेवलपमेंट बैंक था वो था आईएफसीआई, उसके बाद में वो स्प्लिट हो गया आईसीआईसीआई और एक आईडीबीआई। उसमें पॉइंट नंबर 3 को डबल टिक कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाबार्ड अभी अकेला डेवलपमेंट बैंक है इंडिया में। चलिए, तो इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो अब मेजरली आप सारे क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ये क्वेश्चन बताइए ना, हु इज द रेगुलेटरी, एक एक करके चलते हैं। हु वाज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल अफेयर्स इन इंडिया बिफोर सेबी? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। सेबी कंस्टिट्यूट, ये आपको वहां से देखना पड़ेगा। अच्छा ये वाला बताइएगा, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ सेबी शुड बी फ्रॉम आरबीआई? 1, ये भी हमने पढ़ा था। When, where can the first appeal against SEBI be made? SAT. Who regulates the currency in the country? आरबीआई का एक्ट कौन सा था? 1934। आरबीआई ही सेंट्रल बैंक है, वही आरबीआई ही सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो आरबीआई होगा। नहीं नहीं, आरबीआई। नहीं 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 नहीं, वो अलग है, वो कमर्शियल बैंक है। नहीं, आप आरबीआई करके आएंगे। आरबीआई कौन से एक्ट में फॉर्म्ड है? आरबीआई एक्ट 1934। आईआरडीआई ईयर आपको उसमें देखना पड़ेगा, 1935 है, चेक कीजिए। आरबीआई एक्ट देखिए कौन सा लिखा हुआ है, 34 है ना, आरबीआई एक्ट 1934 है। हाँ, वो तो एस्टैब्लिश है, आरबीआई एक्ट 1934 है। आईआरडीआई कब कंस्टिट्यूट हुआ था वो देख लीजिए उसमें। Which section of IRDAI Act 1999 lays down the duties, powers and functions of IRDAI? IRDAI उसमें जाइए, वहां पे लिखा हुआ होगा। हाँ, जो भी है ईयर आप टिक कर लीजिएगा। Which section of IRDAI Act 1999 lays down the duties, powers and functions of IRDAI Act? ये सेक्शन 10 होगा शायद। देखिए वो सेक्शन 10 होगा शायद, वहां पे लिखा हुआ होगा टेक्स्ट में, लिखा हुआ है। सेक्शन 10 होगा, देख लीजिए वहां पे। सेक्शन 14 है क्या? तो सेक्शन 14 टिक कर दीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए वहां पे बुक में, जहां पे सेक्शन 14 है वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आरबीआई इज इनकरेक्ट? ये सोच के बताइएगा। ये आईआरडीआई का काम है। हमने सीसीआई का कॉम्पोजिशन नहीं देखा ना। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? नहीं, ये हमें नोट करना है, रुकिए वो लिख लीजिए आप। रुकिए वो बना लेते हैं। एक वो हेड होगा और वो 6 मेंबर्स, चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर्स होंगे। देखिए ये, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अंदर हेडक्वार्टर्स ऑफ नाबार्ड, ये तो अभी हमने पढ़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 अभी हमने पढ़ा था। 13 सेबी का रीजनल ऑफिस कौन से जगह पे नहीं है? चंडीगढ़। अच्छा ये बताइए, वेस्टर्न रीजनल ऑफिस कहाँ पे उसका? अहमदाबाद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देख के बताइए। ए, क्या बोल रहे हो? डी, 3 मेंबर्स होने चाहिए थे।
सेबी सेबी किस किस के लिए रिस्पॉन्सिव होगा, किसके नीड्स को सेटल करेगा? सिक्योरिटी इशूअर्स, इन्वेस्टर्स या मार्केट इंटरमीडिएरीज? आईपीओ, जो आईपीओ लेगा, ऑल ऑफ द अबव, सबके लिए होगा ना, जो आईपीओ ला रहा है उनके लिए। नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होगा, जनरली यहाँ पे होता है। अच्छा, ये वाला बता दीजिए, क्वासी प्रोफेशनल, ये उसका कुछ काम नहीं है। सेबी को क्या क्या पावर्स दिया गया है? ऑल ऑफ द, यहाँ पे ऑल ऑफ द। आरबीआई को कौन से एक्ट के अंदर पावर्स दिया गया है? देख लीजिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कमर्शियल बैंक्स पे लगता है शायद, ए ही होगा। कौन है कस्टोडियन नेशंस का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का? आरबीआई। फिर नेक्स्ट, आरबीआई बीइंग द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्स ऑल सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस। कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? ये सीसीआई काम करता है, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ सीसीआई? क्या होगा? सी होगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। अब ये नाबार्ड रीफाइनेंसेस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंसेस द रूरल सेक्टर। नेक्स्ट क्या होगा? डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहां पे? रूरल। यहां पे ऑल ऑफ द अबव नहीं होएगा। 25 क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। 26 कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है? सी। वो लोन दे सकता है क्या आरबीआई? अच्छा, वो हाँ, डी कंट्रोल, नहीं सी होगा, सी, हाँ सी होगा ना। वो डायरेक्टली लोन, डायरेक्टली कहाँ लोन देता है किसी को? बैंक्स को लोन देते हैं ना। हाँ, तो ऐसे तो थोड़ी होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांसिंग लोन टू लार्ज बिजनेस हाउसेस, तो आरबीआई का तो काम ये नहीं है। अब ये यार, ये आपको देखना पड़ेगा। प्रो हो गया। फिर क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया? Development banks provide funds to new and upcoming business houses. Development banks accept long-term deposit. IFCI was the first development bank. Is incorrect. IFCI was the, देखिए C और D करेक्ट है, और B होगा, वो डेवलपमेंट बैंक्स लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। Which of the following is incorrect? SLR and CRR are quantitative measures. आपने अंडरलाइन किया था, क्या था वो? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। रेपो रेट इज द रेट्स एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, ये भी करेक्ट है। बैंक रेट एंड रेपो रेट आर द सेम रेट यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर आल्सो कॉल्ड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, नहीं सी होगा, क्योंकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए होता है, जब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक्स को देती है, उसको बता तो रहा हूँ। बैंक रेट होता है जब लॉन्ग टर्म के लिए देती है, और आरबीआई देती है, रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए। फाइंड द ऑड वन आउट, सॉरी, नाबार्ड सेड, जो कोर्स में नहीं है वो एग्जिम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एग्जिम होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्योंकि ये कोर्स में नहीं दिया हुआ है। नहीं नहीं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऐसे है, और नाबार्ड तो वो है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, देखिए नाबार्ड फंड से रिलेटेड है, सिडबी भी फंड से रिलेटेड है। ये यार पता नहीं क्या है, आंसर क्या दिया उन्होंने, देखो आंसर क्या दिया उन्होंने। सभी तो ये तीनों फंड से रिलेटेड है, नाबार्ड भी फंड्स इशू करता है, सिडबी भी फंड्स इशू करता है, और एग्जिम भी एक्सपोर्ट के लिए फंड्स रेगुलेट करता है। ये पता नहीं उन्होंने क्या बेसिस में दिया हुआ है।
क्या लिखोगे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्या लिखोगे? एग्जाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मैनेज करता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ICICI and IDBI even today enjoy the status of apex level special, नहीं। फिर डेवलपमेंट बैंक्स डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, दे आर मियर परवियर्स ऑफ क्रेडिट, करेक्ट है ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट? बताइए। नाबार्ड इज अ कमर्शियल बैंक, करेक्ट नहीं है ना, वो नहीं है। 32C। फिर 33 फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द फंक्शन, से भी हाँ। फिर लास्ट विच ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनबीएफसी थोड़ी है वो। क्या एनबीएफसी आईएफसी कन्वर्ट हो गया था ना आईडीबीआई और आईसीआईसीआई में, वही हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है इसके साथ, ठीक है। तो यहीं बैंड करते हैं आज का क्लास। थैंक यू।